हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी 3 बजे वाली क्लास में। जैसे कि आप सभी को पता है 3 बजे हम क्लास यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं बिना आप लोगों का वेट किए। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से क्लास को ज्वाइन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आज होने वाली, पूरी एकदम से आप कह सकते हैं कि पूरा विद्वान वीडियो है। एक क्वेश्चन के साथ आपके कई क्वेश्चन तैयार होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग 3 सब्जेक्ट कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बाल विकास, पहला इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बाल विकास। दूसरा है आपका जीएस का क्वेश्चन। जीएस में आप यहाँ पर देखेंगे एससीईआरटी और एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूरा मिलेगा। और फिर तीसरा सब्जेक्ट आपका करंट अफेयर। तीनों बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं आपके सुपर टेट के लिए। और इवन सभी यहाँ पर आप जितना भी देख रहे हैं बाल विकास वगैरह, तो सभी एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बने रहिए वीडियो के साथ, चैनल के साथ। स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्लास को। आ जाइए फटाफट से सभी लोग। क्वेश्चन है प्लेग है। प्लेग क्या है? विषाणु जनित बीमारी, कवक जनित बीमारी, जीवाणु जनित या खनिज जनित बीमारी है? आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, जीवाणु जनित बीमारी है। यानी कि प्लेग जीवाणुओं के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली ये बीमारी है। ठीक है, और डिटेल में आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट प्लेग से रिलेटेड बताते हैं, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। ठीक है, प्लेग एक जीवाणु जनित बीमारी है, डिजीज है, और ये एक संक्रामक रोग है, इन्फेक्शियस डिजीज है जो बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है। और किस बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है आपको बता दें, पाश्चरेला पेस्टिस के द्वारा। ठीक है, लिख देते हैं पेस्टिस, ये इसकी स्पीसीज है। ठीक है, दोनों अंडरलाइन किया हुआ होता है। तो इस जीवाणु के कारण ये फैलता है। इससे जो मनुष्य होता है उसका कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो प्लेग में क्या होता है, मनुष्य का फेफड़ा, लंग्स, ये प्रभावित होता है। और एक दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे यहाँ से ये पूछा जाता है कि इस रोग का वाहक कौन होता है? तो चूहा, रैट इस रोग का वाहक होता है, यानी कि प्लेग रोग का वाहक होता है रैट। इसका अन्य नाम भी होता है, इसका अन्य नाम होता है ब्लैक डेथ। ठीक है, और आदमी को यह रोग प्रत्यक्ष कांटेक्ट अथवा मतलब एक तरीके से पिस्सू दंश से लगता है, और ये तीव्र गति से बढ़ता है, कभी कभी न्यूमोनिया का रूप भी धारण कर लेता है। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए गैसीय अपशिष्ट है। गैसीय अपशिष्ट क्या है? यानी कि जो गैसीय व्यर्थ पदार्थ होता है वो क्या है? सब्जी और फलों के छिलके तो ये होंगे नहीं, सब्जी और फलों के छिलके। गंदा पानी ये भी नहीं है। खेत खलिहानों से निकलने वाला कुछ कचरा ये भी नहीं है। तो लकड़ी, कोयला, इन सभी के जलाने से जो धुआं निकलता है, इन सभी के जलने से जो धुआं निकलता है वो गैसीय अपशिष्ट, यानी कि गैसियस वेस्ट। तो ये गैसीय अपशिष्ट वे पदार्थ होते हैं जो किसी अन्य पदार्थ के अपशिष्ट होते हैं और गैस रूप में होते हैं, और इससे पर्यावरण में प्रदूषण भी हो, जो मुख्य रूप से वायु प्रदूषण का कारण बनता है, एयर पोल्यूशन का कारण बनता है। गैसीय अपशिष्ट कौन कौन से होते हैं? लकड़ी, कोयले से जलने वाला धुआं, औद्योगिक क्षेत्रों के चिमनियों का धुआं, जंगलों में लगने वाली आग से निकलने वाला धुआं, ये सभी। ठीक, आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, या बीज द्वारा, या फिर फल द्वारा, या कायिक जनन के द्वारा? ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है। दूर दूर कौन से पौधे प्रसारित होंगे? ऑप्शन डी सही हो जाता है। कायिक जनन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन द्वारा वितरित पौधे दूर दूर प्रसारित होते हैं। वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव ये रिप्रोडक्शन एक तरीके का आप कह सकते हैं अलैंगिक जनन की क्रिया है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें कि आपको ये जानना है कि नर और मादा की जरूरत नहीं पड़ती है, पौधे के ही किसी भाग से दूसरा पौधा तैयार किया जाता है। यह क्लोनिंग की प्रक्रिया होती है, एक से दूसरा तैयार करना, सेम उसी के तरीके का क्लोन बनाना। क्लोन मतलब सेम वैसे ही। ठीक है, क्लोनिंग की प्रोसेस ये है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन
क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है? मतलब ये कोई शरीर है, इस पर एक जीव है, एक दूसरा जीव है, ये लाभ ले रहा है, लेकिन दूसरे जीव को इससे ना नुकसान हो रहा ना फायदा, मतलब कुछ भी नहीं मतलब है। ये क्या कहलाएगा? परजीवी कहलाएगा, सहभोजी, मृतोपजीवी या सहजीवी? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, सहभोजी कहलाएगा। देखिए, सहभोजी या सहभागिता, सहभोजी या सहभागिता ये दो विभिन्न जीव जातियों के बीच एक ऐसी अंतरक्रिया है, ऐसा एक इंट्रैक्शन होता है जिसमें एक जंतु एनिमल को तो इस संबंध से लाभ होता है, एक को इससे लाभ होता है, बेनिफिट होता है, एक को इससे बेनिफिट होता है, किंतु दूसरे जंतु को कोई हानि नहीं होती है। दूसरा जो जंतु होता है उसे कोई हानि नहीं होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आपको हम बताते हैं, गैस्ट्रोपॉड होता है, गैस्ट्रोपॉड एग्जाम्पल ये पूछा जाता है, गैस्ट्रोपॉड। गैस्ट्रोपॉड कवच में केकड़ा रहता है, क्या रहता है? क्रैब, केकड़ा रहता है, और कवच के ऊपर समुद्री एनीमोन रहता है, समुद्री एनीमोन रहता है, चिपकी रहती है। इसी प्रकार शार्क से पेट्रोमाइजोन चिपकी रहती है, वेल से भी मतलब कुछ है जो चिपका रहता है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाता है, बस अपना फायदा उसे होता रहता है। ठीक है, तो मतलब वो शरीर को, जैसे मान लीजिए ये हमारा शरीर है, हमारे शरीर में अगर कोई भी एक ऐसा जीव रह रहा है जो हमें बिना नुकसान पहुंचाए रह रहा है तो वो कहलाता है सहभोजी। साथ साथ तो रहते हैं, हाँ, एक दूसरे को बिना नुकसान पहुंचाए, उसमें से एक का फायदा होता रहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, यहाँ पर देखिए, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? प्राथमिक उपभोक्ता होगा, अंतिम अपघटक, प्राथमिक अपघटक या खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होगा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आपको यहाँ पर बताते हैं, जो देखिए, जब मोर सांप को खाता है, मोर किसे खाता है? मोर सांप को खाता है। ठीक है, मोर सांप को खाता है। ठीक है, और फिर लिखा है सांप कीड़ों को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है। अच्छा, यहाँ पर ऊपर से देखिए, मोर किसे खाता है? मोर सांप को खाता है। ठीक है, सांप हो गया, फिर सांप कीड़े को खाता है, कीड़े हरे पौधे को। ठीक है, अब ये पोषण तल बन गया, इस तरीके से ये बनेगा, ऐसे हरे पौधे ज़्यादा, फिर कीड़े थोड़े से कम, फिर सांप कम और मोर सबसे कम। तो यहाँ पर आप देखिए, ये हरे पौधे क्या हो गए? उत्पादक हो गए, प्रोड्यूसर हो गए, और यहाँ पर जो कीड़ा है ये प्राथमिक उपभोक्ता है, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, और फिर ये सांप क्या हो गया? द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, और शीर्ष पर ये होता है मोर, जिसे हम कहते हैं टर्शियरी कंज्यूमर अथवा ऑमनीवोर्स कहते हैं, तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। तो ये शीर्ष पर होगा, तो मोर का पोषण तल क्या होगा? एक एक स्टेप जो इस तरीके से बढ़ रहा है ये पोषण तल कहलाता है। तो पोषण तल में खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होगा मोर का पोषण तल। तो मोर खाद्य श्रृंखला में जो पिरामिड है उसमें शीर्ष स्थान पर रहता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाता है, आपको मैंने यहाँ पर डिटेल में बता दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? ये मैंने आपको SCERT और NCERT में भर भर के पढ़ा है, SCERT और NCERT में भर भर के पढ़ाया है। चलिए जल्दी से रिप्लाई करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर या चूना पत्थर? एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे पूरी एनर्जी के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, एकदम से कॉन्फिडेंस के साथ आपको वीडियो देखना चाहिए। और जब भी आप देख रहे हैं तो एकदम से जोश और जुनून होना चाहिए आपके अंदर, और आप वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा और ये पता चलता है कि ना दूसरों के लिए वीडियो कितना रिलेवेंट है, तो वो बच्चे भी देख लेते हैं, उनको भी फायदा हो जाता है और मेरी मेहनत भी सफल हो जाती है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, संगमरमर है। देखिए, वल्केनो क्रिया के फलस्वरूप, मतलब वल्केनो ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप तत्व जो बाहर निकलता है उसे हम कहते हैं मैग्मा। तो मैग्मा के संपर्क क्षेत्र की जो चट्टानें होती हैं वो रूपांतरित हो जाती है। जहाँ पर मैग्मा निकलता है वहाँ पर जो जहाँ पर मैग्मा रहता है वहाँ की चट्टानें रूपांतरित हो जाती हैं। इस प्रकार के रूपांतरण, यानी कि जो रूपांतरण मेटामॉर्फोसिस के कारण चूना पत्थर जो लाइमस्टोन होता है,
लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर, वो किस में बदल जाता है? मार्बल में बदल जाता है, संगमरमर में बदल जाता है। चूना पत्थर औसादी, तलछटी, परतदार चट्टानों का उदाहरण है। चूना पत्थर किसका उदाहरण है? चूना पत्थर औसादी, तलछटी, परतदार चट्टान यानी कि सेडिमेंट्री अथवा आप स्टार्टिफाइड रॉक्स कह सकते हैं। सेडिमेंट्री अथवा स्टार्टिफाइड मतलब परत दर परत बनी रहती है, स्टार्टिफाइड आप चट्टान कह सकते हैं। और संगमरमर जिसका रूपांतरित रूप है, ये यहाँ से रूपांतरित हो चुका रहता है, चेंज हो चुका रहता है। ठीक, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? महासागरों में कौन सा लवण है जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड? ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, विकल्प आप सभी के सामने है, फटाफट से आप लोग रिप्लाई करिए। ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाता है हमारा, सोडियम क्लोराइड NaCl। तो महासागरों में सोडियम क्लोराइड जो लवण होता है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। लवण साल्ट कहा जाता है या नमक भी कह सकते हैं डायरेक्टली। जल में सोडियम क्लोराइड की मात्रा जो होती है, समुद्र के जल में सोडियम क्लोराइड की मात्रा 35 ग्राम पर लीटर होती है। और सोडियम क्लोराइड का एक अकार्बनिक यौगिक, सोडियम क्लोराइड जो है, एक मिनट, सोडियम क्लोराइड कैसा यौगिक है? कार्बनिक है या अकार्बनिक है? यहाँ पर कार्बन नहीं पाया जा रहा तो ये अकार्बनिक हुआ। हालांकि किसी किसी चीज़ में जब कार्बन पाया जाता है तब भी वो अकार्बनिक ही होता है, एक्सेप्शनल केस होते हैं। इसका सूत्र NaCl मैंने आपको बता दिया, जो 1:1 के अनुपात में होता है, यानी कि सोडियम और क्लोरीन का जो अनुपात होता है वो 1:1 के अनुपात में होता है, यानी कि सोडियम और क्लोराइड के आयन 1:1 के अनुपात में होते हैं यहाँ पर। ठीक, आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा में जो सभाएं होती हैं उसकी अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या भारत के मुख्य न्यायाधीश? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, उपराष्ट्रपति। आपको बता दें, राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। लोकसभा और राज्यसभा है, तो लोकसभा लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? 250 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और अन्य 238 सदस्यों का चुनाव होता है। आपको बता दें, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 6 वर्ष के लिए, जिनमें से 1/3 सदस्य, ध्यान रखिएगा आप लोग 2/3 कंफ्यूज हो जाते हैं, 2/3 1/3 में, जिनमें से 1/3 सदस्य 2 साल में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। और आपको बता दें, भारत का जो उपराष्ट्रपति यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। क्या होते हैं? पदेन सभापति होते हैं। सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सभापति का कार्यकाल कितना होता है? सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ध्यान रखिएगा। इसका चुनाव अप्रत्यक्ष कैसे होता है? जो पदेन सभापति होता है उसका चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है, जिसमें दोनों सदनों के सदस्य हिस्सा लेते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनने थे, आए थे एग्जाम में डिफरेंट, वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, और जितने क्वेश्चन मैंने बताए एक क्वेश्चन के साथ आपके कम से कम यहाँ पर 6 से 7 क्वेश्चन तैयार हुए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? काली मिट्टी, जलोढ़, लाल या बलुई मिट्टी? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, जलोढ़ मिट्टी। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल, इसका विस्तार है। भारत के भूभाग के लगभग 40 से लेकर के 45% भाग पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? ये देखिए, उपजाऊ होती है जलोढ़ मृदा। ये इसका निर्माण नदियों के द्वारा बहा करके लाई गई मिट्टी से होता है। तो नदियाँ जो मिट्टी बहा करके लाती हैं फिर उसे निक्षेपित कर देती हैं, उसके बाद उसी से ये जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। इस मिट्टी में पोटाश, फास्फोरिक अम्ल, चूना व कार्बनिक तत्वों की अधिकता होती। किसकी? पोटाश, फास्फोरिक अम्ल और चूना, कार्बनिक तत्वों की अधिकता होती है। परंतु एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, अधिकता होती है वो क्वेश्चन तो है, लेकिन यहाँ पर कमी
क्या होती है इसमें, इसमें किस चीज़ की कमी पाई जाती है? तो उत्तर आपका होगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और ह्यूमस। ह्यूमस जो सड़े गले ये पौधों की पत्तियां होती हैं, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं ऑर्गेनिक खाद टाइप में, तो उनकी कमी इसमें होती है। और यह मिट्टी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती, ये भी जानते रहिए। ठीक, इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जलोढ़ मृदा से रिलेटेड, अलुवियल सॉइल से रिलेटेड जानने चाहिए। आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको यहाँ पर इससे पहले के क्वेश्चन में क्लियर कर दिया है, तो उम्मीद है कि आप लोग ये सवाल गलत नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। ऑप्शन ए, प्रथम चरण के उपभोक्ता। देखिए खाद्य जो श्रृंखला होती, खाद्य श्रृंखला है, खाद्य नहीं है, खाद्य श्रृंखला में देखिए जो सूर्य के प्रकाश में अपने भोजन का निर्माण करते हैं उसे हम उत्पादक कहते हैं। तो ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन कौन बनाते हैं? पेड़ पौधे बनाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्या? ये पेड़ पौधे ही भोजन बनाते हैं जिसे हम शाकाहारी जीव खाते हैं। तो पेड़ पौधे क्या हो गए? उत्पादक हो गए, उत्पन्न करने वाले हो गए, प्रोड्यूसर हो गए, जैसे पेड़ पौधे हो गए। और जो जीव इन उत्पादकों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे हम कहते हैं प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता। जैसे एग्जांपल के तौर पर गाय, बैल, बकरी, ये सभी हो गए। जो जीव इन प्रथम श्रेणी उपभोक्ता से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें हम कहते हैं द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता। जैसे अब जो मतलब गाय, बैल, बकरी है, इस तरीके से उन्हें आगे जो खाते हैं, जैसे सांप खाया, शेर, मोर, ये सभी हो गया। आपको बता दें मनुष्य प्रथम और द्वितीय दोनों श्रेणी का उपभोक्ता है, शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी होता है। वो बकरी वगैरह को भी खाता है और पेड़ पौधों को भी खाता है। तो मनुष्य प्रथम और द्वितीय, बात समझ में आ रही? द्वितीय दोनों श्रेणी का उपभोक्ता है। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा, और यही मेरे बताने का पूरा मतलब था कि आपको बता सकें कि प्राथमिक और द्वितीय श्रेणी दोनों का उपभोक्ता है मनुष्य। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में सिविल सर्विसेज का पिता किसे कहा जाता है? भारत में सिविल सर्विसेज का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पर हमारा, कौन सा सही होगा? जल्दी जल्दी से बताइए। वेरी गुड, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली या मिंटो। ऑप्शन बी सही हो जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से लेकर के 1793 ईस्वी तक थे। इनको भारत में नागरिक सेवाओं की स्थापना, न्यायिक क्षेत्रों में शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का कार्यान्वयन, रेवेन्यू बोर्ड यानी कि जो राजस्व परिषद है, इसकी स्थापना का श्रेय जाता है। तो इसी तरीके से इन्हें भारत में सिविल सर्विसेज का पिता कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, चलिए और आगे आपको बताते हैं, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बता देते हैं। इनसे रिलेटेड, लॉर्ड कॉर्नवालिस से रिलेटेड पूछा जाता है कि कंपनी के अधिकारियों की भ्रष्टता और घूसखोरी के कारण निजी व्यापार और उपहार लेना बंद कर दिया और उन्हें एक विशेष अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बाध्य किया था। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आपको यहाँ पर बताना है, मिरात उल अखबार किसके द्वारा स्थापित किया गया? मिरात उल अखबार। ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पर कौन सा? ऑप्शन ए सही होता है, राजा राम मोहन राय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है। इन्होंने, आपको बता दें, संवाद, नोट करते चलिएगा, संवाद कौमुदी, ठीक है, मिरात उल अखबार 1822 ईस्वी में। और ये किस भाषा में था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, फारसी भाषा में, ध्यान रखिएगा। इसका प्रकाशन करके भारत में प्रगतिशील राष्ट्रीय प्रवृत्ति के समाचार पत्रों का इन्होंने शुभारंभ किया था। और संवाद कौमुदी 1821 में, और ये मिरात उल अखबार 1822 ईस्वी में। ये फारसी भाषा का था। कौन सा? मिरात उल अखबार। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ स्थित है? कोलकाता, सासाराम, गाजीपुर या सिकंदरा। ऑप्शन सी सही हो जाता है, गाजीपुर। आपको बता दें, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा गाजीपुर में स्थित है। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर के भारत आया था। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दें,
ब्रिटिश शासन का एकमात्र गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था, जिसकी मृत्यु भारत में हुई और इसे यहीं पर दफनाया गया। क्या होगा, किसका नाम आएगा अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का ही नाम आएगा। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1665 में पुरंदर की संधि शिवाजी और किसके मध्य हुई थी? पुरंदर की जो संधि थी शिवाजी और किसके मध्य हुई थी 1665 में? बहुत बढ़िया, विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, जय सिंह। 1665 में पुरंदर की संधि शिवाजी और जयसिंह के मध्य हुई और इस संधि के जो परिणाम स्वरूप शिवाजी को 3/4 किले और भूमि मुगलों को देनी पड़ी और उन्हें मुगलों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी थी। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? क्वेश्चन हम कई बार आपको करवा चुके हैं। ऑप्शन ए 24 मार्च 1946 को। ऑप्शन ए सही हो जाता है 24 मार्च 1946 को। ठीक है, आपको बता दें ब्रिटेन के लेबर पार्टी के नेता एटली ने जनवरी 1946 ईस्वी में भारतीय नेताओं से बातचीत करने के लिए एक संसदीय दल भारत भेजने का निर्णय किया, जिसमें सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस थे, जो 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचे, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है। जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं सभी एससीईआरटी और एनसीईआरटी से लिए गए क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं, तो ध्यान से अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए, महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह का प्रारंभ कहाँ से किया? जिनका प्रथम सत्याग्रह था कहाँ से शुरू हुआ? ऑप्शन सी सही हो जाता है, चंपारण। महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह चंपारण से प्रारंभ किया। चंपारण आंदोलन कृषकों से जुड़ी हुई थी और इसी सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी। तब से गांधी के साथ साथ क्या कहा जाने लग गया? महात्मा गांधी। और ये इतनी ज़्यादा इतना ज़्यादा फेमस हुआ ना कि महात्मा गांधी ये परफेक्ट लगता है ना। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इनकी उपाधि एकदम से फिट बैठ गई इनके नाम के ऊपर। क्वेश्चन है, अपने एससीईआरटी में पढ़ा है, कल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? और कई बार हम करवा चुके हैं राज तरंगिणी। वेरी गुड, ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है सी, कश्मीर के इतिहास से। जो हमने पढ़ा दिया वो आपको कभी नहीं भूल सकता, ये तो हमें अंदर से फील होता है। कल्हड़ के द्वारा रचित जो राज तरंगिणी है, इसमें कश्मीर के 12वीं शताब्दी के शासक जयसिंह के शासन के बारे में लिखा गया है। कल्हड़ जयसिंह के दरबारी कवि थे। इनके ये दरबारी कवि थे कल्हड़, जिन्होंने अपनी रचना में कश्मीर के बारे में लिखा है। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना कहां पर की गई? ये भी क्वेश्चन हम कई बार आपको करवा चुके हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन ए सूरत में। ऑप्शन ए सही हो जाता है सूरत में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना कहां पर की गई? सूरत में की गई। कंपनी के इस व्यापारिक केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1608 ईस्वी में हुई थी, जबकि दक्षिण भारत में 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में स्थापित की गई थी। और आपको यहाँ पर एक फ्रैंकली एक बात बोलते हैं, ये विवाद का विषय बना रहता है कि अंग्रेजों ने अपने प्रथम व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किए, लेकिन फिर भी सूरत की रिप्लाई सही मानी जाती है। जब भी ऐसा होगा तो आप सूरत में सही करिएगा, ठीक है, सूरत का ऑप्शन ही क्लिक करिएगा। अभी तक की जानकारी के अकॉर्डिंग विवाद का विषय होने के बावजूद भी सूरत बेस्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, विकल्प यहां पर हमारा कौन सा सही होगा? चलिए, ऑप्शन हमारा यहां पर सही हो जाता है ऑप्शन डी, 22 दिसंबर को। ठीक है, आपको बता दें 2021
जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। क्या होता है? सबसे छोटा दिन होता है। और 21-22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, और वहीं उत्तरी गोलार्ध में इसके विपरीत की स्थिति होती है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा तारा कहा जाता है? ऑप्शन ए शुक्र। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा तारा या जुड़वा बहन कहा जाता है। जुड़वा तारा या जुड़वा बहन कहा जाता है। इसके साथ ही इस ग्रह को सर्वाधिक चमकीला ग्रह किसे कहते हैं? शुक्र को। सुबह का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को। शाम का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। ठीक है, आपको एक जीएस का क्वेश्चन बताते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, हमने नोट कर लिया था। तो एक बताते हैं, मैगलन अंतरिक्ष यान है। अंतरिक्ष यान को रडार मैपिंग मिशन के तहत शुक्र ग्रह पर 1989 में भेजा गया था। कहां पर भेजा गया था? शुक्र ग्रह पर ही भेजा गया था। और किस अंतरिक्ष यान को? मैगलन अंतरिक्ष यान को। किस लिए? रडार मैपिंग मिशन के लिए। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ कहलाता है। भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? लावा, मैग्मा, पाताली, मध्यवर्ती, ये क्या है? ऑप्शन यहां पर हमारा बी सही हो जाता है, ये मैग्मा है। भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ मैग्मा कहलाता है। भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ जो पदार्थ होता है मैग्मा कहलाता है। और ज्वालामुखी से निकले पदार्थ को लावा कहते हैं। जो ज्वालामुखी से पदार्थ निकलता है उसे हम लावा कहते हैं। और ठोस में ठंडे हुए मैग्मा को हम क्या कह देते हैं? आग्नेय चट्टान कह देते हैं। जो मैग्मा ठंडा हो जाता है वो आग्नेय चट्टान बना लेता है। तो आग्नेय चट्टान किससे बनती है? मैग्मा से बनती है, मैग्मा के ठंडा होने से बनती है। ठीक है, और आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं। मैग्मा अत्यधिक गर्म, लगभग बहुत ज़्यादा गर्म होता है। लगभग कितना? 700 डिग्री से लेकर के 1300 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इतना ज़्यादा गर्म होता है। और आपको बता दें, मैग्मा का निर्माण क्रस्ट के निचले भाग और मेंटल के ऊपरी भाग में होता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम आएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, अधिकतम तापमान किन रेखाओं पर अंकित किए जाते हैं? जो अधिकतम तापमान होता है वो किन रेखाओं पर अंकित किया जाता है? चलिए जल्दी से बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट और स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन यहां पर हमारा डी सही हो जाता है, कर्क तथा मकर रेखाओं पर। कर्क और मकर रेखाओं पर देखिए, अधिकतम तापमान कर्क और मकर रेखाओं के पास दर्ज किए जाते हैं। क्लियर है? कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताते हैं कर्क और मकर रेखा से रिलेटेड, कुछ इससे जुड़ा हुआ। अब यहाँ पर हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाले हैं। तो 21 जून, चलिए नोट करिए, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर चमकता है और उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का यह सबसे लंबा दिन होता है। ठीक है, 21 जून। और आपको बता दें, 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। और 21 मार्च, तीसरा पॉइंट, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा के ठीक ऊपर होता है और संपूर्ण विश्व में दिन और रात की लंबाई समान होती है। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को। फिर बात करेंगे 22 दिसंबर की। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के ठीक ऊपर रहता है और यह दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। और 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। जस्ट उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध के अपोजिट होता है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है। क्वेश्चन है, नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन सी, अखबारी कागज उद्योग के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेपानगर पूछा जाता है। तो नेपानगर ये है कहां पर? पहली बात तो ये जानिए किस राज्य में स्थित है। तो ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में, कहां पर है? बुरहानपुर में, बुरहानपुर जिले में स्थित है नेपानगर। इसमें आपको बता दें 1955 से 1955 से ही देश की पहली अखबार कागज मिल की स्थापना की गई और तब से ये चल रही है। यानी कि 1955 में ही देश की पहली
अखबारी कागज मिल की स्थापना की गई। कहाँ पर की गई थी? मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में नेपानगर में। इसलिए नेपानगर अखबारी कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से कौन भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है? भारत का पिट्सबर्ग कौन कहलाता है? राउरकेला, जमशेदपुर, दुर्गापुर या भिलाई? ऑप्शन यहां पर हमारा बी सही हो जाता है, जमशेदपुर। जमशेदपुर कहां पर है, यानी कि किस राज्य में स्थित है? तो जमशेदपुर झारखंड राज्य में स्थित है। कहां पर है? झारखंड राज्य में जमशेदपुर स्थित है और इसी को हम कहते हैं भारत का पिट्सबर्ग। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इससे रिलेटेड हम बताते हुए चलते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जमशेदपुर का दूसरा नाम क्या है? टाटा नगर है। ठीक है। और दूसरा फैक्ट, वर्ष 1907 में टाटा आयरन एवं स्टील की स्थापना से इस शहर की नींव पड़ी थी। ठीक है। टिस्को की स्थापना से इस शहर की नींव पड़ी थी। अगला पॉइंट, इससे पहले ये साकची नामक एक गांव था। क्या नाम था इसका? साकची नामक एक गांव था जमशेदपुर होने से पहले। अगला पॉइंट, टाटा घराने की कई कंपनियों की उत्पादन इकाइयां जैसे टिस्को, टाटा मोटर्स, टिस्कॉन, टिनप्लेट, ये सभी यहां पर कार्यरत हैं। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताते हैं लास्ट का, स्टील सिटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। जमशेदपुर को स्टील सिटी या इस्पात नगरी के नाम से भी इसे जाना जाता है, इस्पात नगर के नाम से भी इसे जाना जाता है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, सबसे बड़ी नदी मुहाना कौन सा है? सबसे बड़ा नदी मुहाना, वेरी गुड, ऑप्शन बी, गंगा नदी का मुहाना है। गंगा नदी का मुहाना सबसे बड़ा नदी मुहाना है। ऑप्शन बी। गंगा नदी के मुहाने का क्या नाम है? गंगा नदी के मुहाने का नाम, ये जग जाहिर है, सुंदरवन डेल्टा है। क्या है? सुंदरवन डेल्टा है। ठीक, चलिए, और ये एक प्रगतिशील डेल्टा का उदाहरण है। प्रगतिशील डेल्टा है ये, ऐसा नहीं कि होकर के खत्म हो जाता, प्रगतिशील है ये। और यहां पर आपको बता दें इसका नाम सुंदरवन क्यों पड़ा है? क्योंकि यहां पर सुंदरी वृक्षों की अधिकता है, सुंदरी वृक्षों के वन यहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से इसका नाम सुंदरवन पड़ा। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, यांगसी का क्यांग है, या फिर वांगहो, या फिर ब्रह्मपुत्र? ऑप्शन बी, यांगटीसी क्यांग है। ऑप्शन बी, यांगटीसी क्यांग है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटीसी क्यांग, जो चीन में बहती है और इसे किस नाम से जानते हैं? पहला फैक्ट, पीली नदी। किस नाम से? पीली नदी। फिर वांगहो नदी एक अन्य नदी है जो चीन में बहती है, इसे हम चीन का शोक कहते हैं। चीन का शोक किसे कहते हैं? वांगहो नदी का कहते हैं, वांगहो नदी को कहते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र भारत में बहने वाली दो सबसे बड़ी नदी हैं। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट है, अधिकांश मौसमी घटनाएं कहां पर संपन्न होती हैं? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, या क्षोभ सीमा, या फिर क्या है? ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल। मौसम में होने वाले परिवर्तन कहां पर होते हैं? मौसम में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं क्षोभ मंडल में होते हैं। यहां पर हम आपको सारे फैक्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन किस में होते हैं? क्षोभ मंडल में होते हैं। चलिए एक एक फैक्ट आप देखिए। वायुमंडल में होने वाली जो समस्त घटनाएं हैं, जलवायु एवं मौसम हलचल, इसी स्तर में होते हैं। अगला पॉइंट, मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण मंडल कौन सा है? क्षोभ मंडल है। मौसमी हलचल एवं हवा के झोंकों के कारण विमान चालक वायुयान उड़ाना पसंद नहीं करते हैं, तो इसी मंडल की हलचल की वजह से होता है। और यह वायुमंडल का सबसे निचला स्तर है। फिर है, इस परत में ही धूल कण एवं जलवाष्प मौजूद रहते हैं। ठीक है, इसकी ऊंचाई पृथ्वी की सतह से 13 किलोमीटर और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की मोटाई कितनी होती है? विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर। और यही क्वेश्चन पूछा जाता है, क्षोभ मंडल की मोटाई सर्वाधिक कहां पर होती है? तो आपका उत्तर होगा विषुवत रेखा पर। अब हम चलेंगे समताप मंडल की तरफ। समताप मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल होता है और यह वायुमंडल में 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। यह मंडल मौसमी हलचल से मुक्त रहता है, इसलिए वायुयान चालक यहाँ वायुयान उड़ाना पसंद करते हैं।
और यहाँ पर क्षोभ मंडल में ये वायुयान चालक वायुयान उड़ाना पसंद नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर हवा के झोंके चलते रहते हैं, मौसमी हलचल होती रहती है। ठीक है, समताप मंडल शांत होता है। इस मंडल में समताप मंडल की हम बात कर रहे हैं तो समताप मंडल के ही बारे में नोट करिएगा। समताप मंडल में बादल यहाँ पर नहीं पाए जाते, बादलों का अभाव होता है। इसमें ओजोन की परत पाई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समताप मंडल में ही ओजोन की परत पाई जाती है और ये परत सूर्य से निकलने वाली परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी की ऊर्जा को तीव्र हानिकारक तत्वों से बचाती है। अब देखेंगे क्षोभ सीमा, ये सीमा है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली, क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली एक पतली परत होती है जिसे हम क्षोभ सीमा कहते हैं। यहाँ तापमान स्थिर रहता है। इसके ऊपर 50 किलोमीटर तक समताप मंडल पाया जाता है। ये होती है क्षोभ सीमा। फिर उसके बाद समताप मंडल 50 किलोमीटर तक पाया जाएगा। आयन मंडल की हम बात करते हैं तो चौथा स्तर जिसे हम आयन मंडल कहते हैं, ये मध्य मंडल के ऊपर होता है। ये मध्य मंडल के ऊपर स्थित है। इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहते हैं। विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें हम आयन कहते हैं, और इसीलिए इस मंडल को हम आयन मंडल कहते हैं। इसीलिए ये आयन मंडल कहलाता है। और आपको बता दें, यहाँ पर जो आयन मंडल होता है मध्य मंडल के ऊपर तो स्थित है। ठीक है, पृथ्वी से प्रेषित जो रेडियो तरंग होती है इसी मंडल से वापस पृथ्वी पर लौट आती है। जो रेडियो तरंग होती है इसी मंडल से वापस पृथ्वी पर लौट आती है। ठीक है, और विद्युत चुंबकीय घटनाओं का घटित होना इसकी प्रमुख विशेषता है। विद्युत चुंबकीय जो घटनाएं होती हैं ये इसी मंडल में घटित होती हैं। ठीक है, और उल्काओं की चमक इस मंडल की प्रमुख घटना है। इस भाग में स्वतंत्र आयनों की उपस्थिति से कॉस्मिक किरणें भी दिखाई देती हैं। अब अगला पॉइंट है, सारे पॉइंट में कर करके हम आपको बता रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन, कम से कम 30 क्वेश्चन तो यहीं पर हमने तैयार करवा दिए आपके। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश एवं दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश दिखाई पड़ते हैं जिन्हें हम क्रमशः क्या कहते हैं, सुमेर ज्योति कहते हैं और फिर कुमेर ज्योति कहते हैं। उत्तरी ध्रुवीय जो प्रकाश होता है उसे हम कहते हैं सुमेर ज्योति, और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश को हम कहते हैं कुमेर ज्योति। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम आएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी, हमारा अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायुमंडल के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फोलॉजी, मेटीरियोलॉजी, इकोलॉजी या फिर मोल्टोलॉजी। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, मेटीरियोलॉजी कहते हैं। देखिए, मेटीरियोलॉजी में वायुमंडल का अध्ययन किया जाता है और कुछ आपको शाखाएं बताते हैं और उसके अध्ययन का विषय बताते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एपिग्राफी। ठीक है, एपिग्राफी, इसमें शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। क्रिप्टोग्राफी में गूढ़ लेख होता है, गूढ़ लेखन, जो मतलब समझ नहीं आता, गूढ़ लेखन, उसका अध्ययन किया जाता है। पूछा जाता है आपसे आर्कियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है पुरातत्व का। ठीक है, पुरातत्व का अध्ययन किया जाता है। फिर आता है आपका एस्थेटिक्स कहते हैं ना कि इन्हें एस्थेटिक का कोई सेंस ही नहीं है। ठीक है, तो ये होता है सौंदर्य शास्त्र, जो ललित कला है उसका अध्ययन किया जाता है। सिस्मोलॉजी, इसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी खूब पूछा जाता है। पोमोलॉजी, एक मिनट, ये देखिए, पोमोलॉजी में अध्ययन किया जाता है फलों का। फिर इकोलॉजी में वातावरण का। इतनी सारी जो हमने शाखाएं आपको बताई अध्ययन का विषय, ये सभी एग्जाम में खूब पूछे गए हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अधिकतम जैव विविधता किस जलवायु में पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अधिकतम जैव विविधता किस जलवायु में पाई जाती है? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, विषुवतीय। जो अधिकतम जैव विविधता होती है विषुवतीय जलवायु में पाई जाती है। विषुवतीय रेखीय जलवायु में साल भर अत्यधिक वर्षा और तापमान पाया जाता है, जिससे वहाँ विविध वनस्पतियों का काफी विकास हो जाता है और विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े भी पाए जाते हैं। कहने का मतलब जीव जंतु के साथ साथ पेड़ पौधे में भी विविधता होती है। जब पेड़ पौधे विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं तो वहाँ पर जीव जंतु भी अलग अलग तरीके के रहने लगते हैं। तो पेड़ पौधों में भी और जीव जंतुओं में भी विविधता पाई जाती है।
आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास मैदान नहीं है? टेम्परेट ग्रासलैंड नहीं है। ऑप्शन यहां पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही हो जाता है, सवाना। सवाना ये है, ये शीतोष्ण नहीं है, ये उष्ण कटिबंधीय उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। पंपास, वेल्ड, डाउन्स ये सभी शीतोष्ण घास के मैदान है, लेकिन जो सवाना है ये उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक है, चलिए आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता का मतलब। देखिए जीएस तो मैंने लिया है, लेकिन जीएस में सारे सब्जेक्ट आप लोग देख रहे हैं हमने कवर करने की कोशिश की है। अब यहाँ पर आपका सिविक्स का क्वेश्चन चल रहा है जो कि संविधान वगैरह से रिलेटेड है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब, वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना होगा। तो देखिए धर्मनिरपेक्षता का सीधा सा मतलब होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, बल्कि सभी धर्मों के प्रति राज्य समान भाव रखता है, ये होता है धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष यानी कि पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष शब्द को ध्यान रखिएगा, जो हम बताने चले। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारत की प्रस्तावना में शामिल किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के लिए, इससे भी ज्यादा कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या मैंने आपको बताया, और फिर इसे किस संविधान संशोधन द्वारा भारत की प्रस्तावना में शामिल किया गया। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारत की प्रस्तावना में से शामिल किया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अलग लेवल के सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? मैसूर, हैदराबाद, जूनागढ़ या कश्मीर। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, हैदराबाद। देखिए संविधान निर्माण की जब प्रक्रिया चल रही थी तो उसके दौरान एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने इसमें भाग नहीं लिया था, वो रियासत थी हैदराबाद। ऑप्शन बी। अन्य सभी रियासतों ने जैसे मैसूर, जूनागढ़, कश्मीर ने अपने प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजे थे। हैदराबाद को बाद में ऑपरेशन पोलो के तहत भारत संघ में शामिल किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को शामिल किया गया था, किसमें? भारत संघ में इसे शामिल किया गया था बाद में। अगले हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, और आपको उम्मीद है कि पता होगा, और पता नहीं होगा तो पीछे से आप इसमें थोड़ा सा गेस कर सकते हैं। क्वेश्चन है, किस वर्ष में शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए थे? आपको बताना है 1950, 52, 76 या 66। विकल्प कौन सा सही होगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, 1976। अभी मैंने आपको बताया धर्मनिरपेक्षता तो बता दिया, जब धर्मनिरपेक्ष यहाँ पर जुड़ गया तो यानी कि तीनों तो वही होगा ना। चलिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए थे। और यहां पर आपको एक क्वेश्चन और बताते हैं, पूछा जाता है कि उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो आपका उत्तर होगा केवल एक बार। और आपको बताते चलते हैं यहां पर प्रस्तावना को संविधान में कोई विधिक महत्व नहीं दिया गया था, किंतु केशव चंद्र, ध्यान दीजिएगा, केशव चंद्र भारती, केशव चंद्र नहीं है, केशव चंद्र भारती बनाम केरल राज्य AIR 1973 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह मतलब फाइनल किया कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। फिर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 4 के पश्चात एक नया अध्याय भाग 4A जोड़ दिया गया। भाग 4 तो था, फिर उसके बाद यहाँ पर भाग 4A जोड़ दिया गया, जिसमें मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया।
बात समझ में आ रही है? जितने पॉइंट हमने बताए उम्मीद है कि बहुत ही क्लियर हो गए होंगे आपको। तो एक एक करके मैंने धीरे धीरे बताया, आराम से बताया, पूरा समझ करके कि आप लोग समझ सकें। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक बार पूरी एनर्जी और जोश के साथ जल्दी से रिप्लाई करते रहिए, फटाफट से रिप्लाई करते रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिए। और ऐसे ही कंटेंट प्रॉमिस है, अगर आप लोग जुड़ रहे हैं तो जुड़ रहे हैं तो आपको कंटेंट तो अच्छा मिलेगा और बहुत ही अच्छा मिलेगा, बहुत ही बढ़िया मिलेगा। पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे, अपने हर कर्तव्य को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप लोग जिस भी उद्देश्य के लिए जुड़े हैं वही उद्देश्य मेरा भी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, किसके तत्वाधान में भारत के राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त या भारत के मुख्य न्यायाधीश या भारत के उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? ऑप्शन यहां पर हमारा बी सही हो जाता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, ध्यान दीजिएगा मैंने दोनों बातें आपको बता दी। जैसे मैंने कहा कि राष्ट्रपति शपथ, जब राष्ट्रपति पद धारण करते हैं उससे पहले वो शपथ लेते हैं, तो शपथ लेने से पहले क्या होता है कि ऐसे पेज होता है, उस पर कुछ लिखा हुआ होता है, जो भी शपथ लेना होता है तो बोलते हैं। तो ये कौन इनको देता है, ये शपथ लेने के लिए शपथ कौन इनसे लिवाता है? तो ये होते हैं मुख्य न्यायाधीश, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ये। लेकिन अगर आप कहेंगे अगर वो नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं उनके सम्मुख ये शपथ लेते हैं। बात समझ में आई? अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होते हैं वो, नहीं तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? कौन दिलवाता है? चलिए भाई, इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है बी, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति अभी शपथ ले लिए, तो अब ये शपथ दिलवाएंगे उपराष्ट्रपति को। ठीक, चलिए आपको बताते हैं संविधान के अनुच्छेद के अकॉर्डिंग। तो संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। कितने होंगे? एक उपराष्ट्रपति, जो कि आपको बता दें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, राष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। कहाँ का? राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। ठीक है, ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, चलिए अब फिर हम बात करेंगे अनुच्छेद 69 की। तो इसके अनुसार उपराष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलवाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि पहले तो इनकी जो है कि एक नियुक्ति के सेंस में कि एक ही उपराष्ट्रपति होगा जो कि राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। फिर हम अनुच्छेद, ये तो 63 के अकॉर्डिंग था, अब अनुच्छेद 69 पे आते हैं। अनुच्छेद 69 के अनुसार उपराष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलवाते हैं और उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष, अगर मान लीजिए राष्ट्रपति नहीं है तो उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष इन्हें शपथ लेनी पड़ती है। ठीक है, और यहां पर बता दें कि जो उपराष्ट्रपति हैं उनकी मतलब इंपॉर्टेंस कितनी होती है। तो राष्ट्रपति का पद जब खाली होता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं। उम्मीद है कि सारे पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है, और ये ध्यान रखिएगा जितने आप क्वेश्चन देख रहे हैं, जितने क्वेश्चन देख रहे हैं उसके साथ साथ में आपके कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है। अगले क्वेश्चन पर हम आएंगे। नेक्स्ट है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? लोकसभा का जो कोरम होता है कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? 1/3, 1/5 या 1/4 या 1/10? ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होगा? आप लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, 1/10 है। कोरम का मतलब होता है कि लोकसभा की बैठकों के लिए कम से कम 1/10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। बात समझ में आ रही है? तो लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है, जैसे कि आप सभी को पता है निम्न सदन होता है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 545 है। ठीक, बहुत बढ़िया,
वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, राज्यसभा की सदस्यावधि होती है, राज्यसभा की, अभी मैंने इससे पहले की किसी वीडियो में डिटेल एक्सप्लेनेशन में आपको बताया था, राज्यसभा की सदस्यावधि कितनी होती है, 3 वर्ष, 5, 6 या 2 वर्ष। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, 6 वर्ष होती है। कितनी होती है? 6 वर्ष होती है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। क्या है? एक स्थायी सदन है। कैसे स्थायी सदन है? क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। इसे विघटित क्यों नहीं किया जा सकता, अभी मैंने आपको बताया, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, ये आगे नीचे कमेंट करके बताएंगे, आ जाता है ऑटोमेटिकली। पता जब भी कुछ होता है, जैसे मतलब कुछ हमें बताना होता है, वो तुरंत जुबान पर आ जाता है कि अब आगे इसका एक्सप्लेनेशन ही है, तो वो लिख दिया जाता है। तो आपको बताना है इसे विघटित क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी मैंने कुछ पहले के क्वेश्चन में बताया। और यहाँ पर आपको बता दें, राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल वो 6 वर्ष का होता है, ये भी मैंने आपको बताया। तो अभी आपको बताना है कि इसके जो 2/3 सदस्य या 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष पदमुक्त हो जाते हैं और इतने ही नए सदस्य चुने जाते हैं, इसीलिए ये कभी विघटित नहीं होती है। लेकिन अब यहाँ पर हमने आपको और आसान बना दिया, 1/3 या 2/3, यही बताइएगा आप लोग बस। अगले क्वेश्चन पर हम आएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, अच्छा यहाँ पर विकल्प आपका सी सही हो जाता है, ऑप्शन सी 6 वर्ष है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन डी राष्ट्रपति होता है। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है, क्योंकि संघ के रक्षा बलों का जो पूरी शक्ति होती है राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति रक्षा बलों के प्रमुखों को भी नियुक्त करता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संसद में शामिल है। भारतीय संविधान के अनुसार संसद में शामिल, ये है तो आसान सा क्वेश्चन, लेकिन आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है। इसमें देखिए, संसद में जब तक राष्ट्रपति ना हो संसद पूरा नहीं होता, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा तो है। आपसे पूछा जाए तो संसद में आप कहेंगे लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर के संसद बनती है, लेकिन उसमें राष्ट्रपति भी जुड़ना जरूरी है। तो ऑप्शन सी सही हो जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल है, अतः संसद इन्हीं तीनों को सम्मिलित करके बनती है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, कौन सा हार्मोन वृषण के द्वारा स्रावित होता है, जो टेस्टिस होता है? चलिए, विकल्प यहां पर हमारा कौन सा सही होगा? विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय टेस्टिस, आपको बता देते हैं, लिख देते हैं, थोड़ा सा अगर आपको कंफ्यूजन भी हो। ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरॉन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन टेस्टिस के लीडिंग कोशिकाओं, देखिए यहाँ पर लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा ये स्रावित होता है। इन कोशिकाओं द्वारा जो मेल सेक्स हार्मोन होता है उसका एक समूह स्रावित होता है, जिसे हम कहते हैं एंड्रोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड्रोजेंस कहते हैं, एंड्रोजेंस कहते हैं, ठीक है। इसमें टेस्टोस्टेरॉन प्रमुख, अब एंड्रोजेंस में एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरॉन, यही प्रमुख होता है। कहने का मतलब देखिए, जो टेस्टोस्टेरॉन है लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा, ये मान लीजिए लीडिंग कोशिकाएं, इसके द्वारा ये स्रावित होता है, और इन कोशिकाओं के द्वारा लिंग हार्मोन, नर लिंग हार्मोन्स यानी कि मेल सेक्स हार्मोन का एक समूह स्रावित होता है, जिसे हम पूरा एंड्रोजेंस कहते हैं। एंड्रोजेंस में ही एक मतलब प्रमुख जो होता है वो होता है टेस्टोस्टेरॉन। ये है, ये नर में जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होता है उसका विकास करता है, और सहायक नर जननांगों का भी विकास करता है, जैसे कि जनन ग्रंथियों का विकास, दाढ़ी मूंछों का विकास, ये सारी चीजें होती हैं। मैंने यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से बताया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे नेक्स्ट, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, इंपॉर्टेंट है टेस्टोस्टेरॉन, ठीक। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे नेक्स्ट है, मनुष्य में कौन सा हार्मोन रुधिर दाब बढ़ाता है? विच हार्मोन इंक्रीजेज द ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन? ऑप्शन यहां पर हमारा कौन सा सही होगा? वैसोप्रेसिन, थियासिन, एंजियोटेंसिन, ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन यहां पर हमारा ए सही हो जाता है, वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाता है। रक्तदाब, बीपी, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर या रक्त आयतन,
रक्त आयतन करके भी कहीं कहीं पे क्वेश्चन बना है इससे, तो इसलिए मैंने रक्त आयतन का नाम लिया, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो किसी भी वर्ड से, आपको कोई परेशानी ना हो कि भैया अच्छा मैंने तो ये पढ़ा था, अभी ये कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है। तो देखिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं, बस इतना जानिए, जो वैसोप्रेसिन हार्मोन होता है संपूर्ण शरीर में जो रुधिर वाहिनियां होती हैं इनको संकुचित करता है, इनको संकुचित करता है और रुधिर का दाब बढ़ाता है। ठीक है, इतना आप जानते रहिए बस। और साइंस के स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये क्या काम करता है, रुधिर वाहिनी। जब भी आप देखेंगे ये दाब जब बढ़ेगा, जब मतलब ये रुधिर वाहिनियों को ये संकुचित करता है, ये संकुचित करेगा, जब ये चौड़ी इतनी है और पता चले और पतली हो जाएंगी तो यहाँ पर दाब बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। जो अगर पानी का जैसे फ्लो एक चौड़ी पाइप से जा रहा है और एक पतली पाइप से जाएगा, दाब किस पर ज़्यादा पड़ेगा, तो पतली वाली पर पड़ेगा। तो वैसोप्रेसिन क्या काम करता है, रुधिर वाहिनियों को संकुचित कर देता है, ऐसे ऐसे रहती है तो ये संकुचित कर देता है, तो फिर यहाँ पर रुधिर का जो दाब होता है वो बढ़ जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम, राइबोसोम्स की संरचना होती है। राइबोसोम्स, चलिए आपको यहाँ पर बता देते हैं, राइबोसोम्स जो मैंने आपको बताया जो कोशिका होती, कोशिका के कोशिकांग में आता है राइबोसोम। ये कोशिका है, यहाँ पर केंद्रक पाया जाता है, बीच में केंद्रिका पाई जाती है, फिर यहाँ पर कोशिका के मतलब अंग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, हरित लवक पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। राइबोसोम भी यहाँ पर कभी यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर इस तरीके से चिपका रहता है, कभी इस तरीके से, मतलब बहुत छोटे छोटे पार्ट होते हैं। तो राइबोसोम मुख्यतः आप ये जानिए, ऑप्शन बी सही हो जाता है, आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। अब आरएनए प्लस प्रोटीन, तो प्रोटीन, अब मैंने आपको बताया प्रोटीन किससे मिलकर के बना होता है, अमीनो एसिड से मिलकर के बना होता है। अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल, जैसे मैंने बताया कि प्रोटीन ये है, तो छोटे छोटे जो ये इसके यूनिट, मतलब छोटे छोटे, जैसे मैंने बताया ये माला है तो माला की जो मोतियाँ हैं ये हो जाता है आपका अमीनो एसिड, और पूरा मिल करके बना लेते हैं प्रोटीन। यानी कि छोटे छोटे अमीनो एसिड मिलेंगे, जैसे माला की मोतियां मिलकर के माला बनाती है, वैसे छोटे छोटे अमीनो अम्ल मिलकर के पूरा प्रोटीन बना लेते हैं। ये हो गया प्रोटीन का कॉन्सेप्ट। अब आ जाते हैं आरएनए पर। आरएनए और डीएनए आप लोगों ने दो नाम सुना होगा। तो राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। तो आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, नोट कर लीजिए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, चलिए अगर हम डीएनए की बात करते हैं, ये सभी आनुवांशिक इकाइयों को ढूंढने का काम करती हैं। अब यहाँ पर डीएनए का फुल फॉर्म होता है, यहाँ पर आप जोड़ लीजिए डीऑक्सी, बस डीऑक्सी, फिर राइबो न्यूक्लिक एसिड, पूरा डीएनए का फुल फॉर्म है। ठीक है, राइबोसोम आपको बता दें सबसे छोटा कोशिकांग होता है, यानी कि सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल कौन सा है, ये है राइबोसोम्स। ठीक है, और इनके ऊपर कोई कला नहीं होती, यानी कि कोई परत नहीं होती, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। राइबोसोम सभी जीवित कोशिकाओं में, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, मतलब छोटी वाली, जो मतलब जिनका अभी एकदम से शुरू से विकास हुआ रहता है, जिनका डेवलपमेंट धीरे धीरे होना शुरू होता है, यानी कि जो प्रारंभिक होती हैं, और यूकैरियोटिक जिनकी कोशिकाएं बहुत विकसित हुई रहती है, जैसे मनुष्य वगैरह की, तो सभी में राइबोसोम पाया जाता है। लेकिन आरबीसी में नहीं पाया जाता। आरबीसी रेड ब्लड कार्पसल्स में राइबोसोम नहीं पाया जाता। ये सारे जो क्वेश्चन आपको बता रहे नॉर्मल हैं ही नहीं, हो ही नहीं सकते, स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है। और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट साइड के बता रहे हैं वो सभी आपके एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, बल्कि ज़्यादा ही है। तो चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, ओजोन का निर्माण सर्वाधिक होता है कहाँ पर होता है? अभी मैंने आपको बताया नहीं, अभी ये मैंने बस मंडल बताया था, जगह कहाँ पर है ये तो कई बार क्वेश्चन में करवाया जा चुका। भारत है, यूरोप है, अंटार्कटिका, ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है अंटार्कटिका। लार्जेस्ट ओजोन फॉर्मेशन अकर इन अंटार्कटिका। ओजोन का वितरण पृथ्वी पर समान नहीं है, ये सबसे कम। अच्छा एक चीज ये बताइए, सबसे ज्यादा ये जो निर्वात सर्वाधिक कहाँ पर होता है ओजोन का? अंटार्कटिका पर होता है ना। अंटार्कटिका कहाँ पर स्थित है? ये दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। ठीक है, अच्छा सबसे कम इसका मतलब जो निर्माण है वो कहाँ पर होता है? ये सबसे कम है भूमध्य सागर पर। कहाँ पर है? भूमध्य सागर पर, ये भूमध्य रेखा पर है। सबसे कम ये भूमध्य रेखा पर है, और सबसे अधिक कहाँ पर है? सबसे अधिक है ध्रुवों पर, ध्यान रखिएगा। और ये अंटार्कटिका कहाँ पर है? मैंने आपको बताया दक्षिणी ध्रुव पर है। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, और यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन और बताना नीचे कमेंट सेक्शन में कि ये किस मंडल में सर्वाधिक पाई जाती है? किस मंडल में सर्वाधिक, क्या सर्वाधिक, क्या ये किस मंडल में पाई जाती है?
आपको बताना है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल, किसमें? विकल्प भी मैंने दे दिया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी, परपोषी, मृतपोषी या परजीवी? ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स, सेप्रोट्रॉप्स या फिर पैरासाइट्स। ऑप्शन ए स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। कहने का मतलब ये स्वयं से अपना पोषण बनाते रहते हैं, ये खुद से अपना भोज्य पदार्थ तैयार करते, खुद से अपना खाना बनाते, खुद से अपना भोजन पकाते हैं, इन्हें किसी की जरूरत नहीं होती। ये सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो रासायनिक अपक्रिया होती है फिर उससे जटिल रासायनिक यौगिक, वही होता है इनका भोजन। जो हमने एक लाइन में बोल दिया कि सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं और यही भोजन हम लोग जो शाकाहारी जीव जंतु हैं, शाकाहारी अगर चाहे तो जीव जंतुओं की बात करते हैं, जैसे गाय हुआ, बकरी हुआ, ये सब खाते हैं, प्लस जीव मनुष्य भी खाते हैं। मनुष्य को मैंने आपको बताया प्राथमिक और द्वितीयक दोनों में आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता, यानी कि शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं, लेकिन हम जैसे लोग होते हैं वो शाकाहारी होते हैं। कहने का मतलब वो भोजन जो पौधे बनाते हैं वही हम लोग खाते हैं। तो एक तरीके से हम लोग परजीवी हो गए और ये पेड़ पौधे ये अपने पर डिपेंडेंट है, फुल्ली खुद पर डिपेंडेंट है, बल्कि हमें वो कुछ ना कुछ जरूर देते, कुछ ना कुछ क्या जीवनदायिनी गैस देते हैं, ऑक्सीजन। तो पेड़ पौधों की तरफ बनिए तो कितना बढ़िया रहेगा। और एक चीज़ जानिए, हम लोगों से बेटर हर कोई है, चाहे वो जीव जंतु हो चाहे पेड़ पौधे हो। हम ही लोग बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए रहते हैं, स्वार्थ में इतने स्वार्थी हो जाते हैं पेड़ पौधों को भी काट डालते हैं डेवलपमेंट के लिए। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे ये जब खुद खाद्य पदार्थ का अपने निर्माण करते हैं तो ये खाद्य श्रृंखला में उत्पादक कहे जाते हैं, प्रोड्यूसर कहे जाते हैं। जैसे हरे पौधे हो गए, शैवाल हो गए, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है कीटभक्षी पौधे होते हैं कैसे? जंतु जैसे उत्पादक, आदमखोर या उपरोक्त में से कोई नहीं। कीटभक्षी इंसेक्टिवोर्स प्लांट आर लाइक। ऑप्शन बी उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर। कीटभक्षी पौधे प्राथमिक रूप से उत्पादक होते हैं क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं। भाई ये भी तो पौधे ही है ना। ये पौधे प्रायः, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये पौधे कहाँ पर उगते हैं? ये पौधे प्रायः ऐसी जगह पर उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन का अभाव होता है, जहाँ पर नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, और यही नाइट्रोजन की आपूर्ति अपने निकट आने वाले कीटों को खा करके, कीटों का भक्षण करके, कीटों को अपने मुंह में ले करके, पचा करके ये नाइट्रोजन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और वहीं से इनको नाइट्रोजन मिलता है। जब ऐसी जगह पर उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन कम है तो नाइट्रोजन की इनकी पूर्ति होनी चाहिए, चाहे जैसे भी, चाहे खा करके, कीट पतंगों को खा करके, चाहे वो जमीन से मिले। लेकिन ये इंसेक्टिवोर्स होते हैं, ये कीटभक्षी पौधे होते हैं, कीटों को खा करके नाइट्रोजन लेना ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये भी थोड़े से मांसाहारी होते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप कीटभक्षी पौधों का एग्जाम्पल आपको बताते, नेपंथीज है, नेपंथीज है, ये सीआरटी में आपको मैंने पढ़ाया था। घटपर्डी, जिनका जो मुंह होता है घड़े के आकार का होता है। अच्छा, ड्रोसेरा भी है, ड्रोसेरा, और हाँ ब्लैडर वर्ट, ये सभी हैं कीटभक्षी पौधों की एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। क्वेश्चन है WWFN किसके संरक्षण हेतु संकेतक, यानी कि किसके संरक्षण हेतु है? बाघ है, ये ऑप्शन बी सही हो जाता है, जायंट पांडा। तो WWFN ये है वर्ल्ड, लिख देते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। ये एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था है जिसकी स्थापना कब हुई? अप्रैल 1961 में हुई थी। और आपको बता दें ये जो संस्था है ये जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित है, यानी कि जैव विविधता को इसको बचाना है। इसे अब वर्ल्ड वाइल्ड, देखिए यहाँ पर, सॉरी, वर्ल्ड वाइड होगा, फंड फॉर नेचर के नाम से जानते हैं। इसका जो मुख्यालय है, ध्यान दीजिएगा, पहले क्या था अब क्या था, मैंने दोनों बताया। इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। और इस संस्था का जो लोगो है ये है, ये देखिए यहाँ पर, जायंट पांडा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन। ध्यान दीजिएगा,
शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। किसमें? बच्चे की सीखने की जरूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, यह है, या आवधिक अंतराल पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, या फिर बच्चे की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में, या बच्चे की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। तो शिक्षक सीखने के लिए और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकता है बच्चे की प्रगति और उपलब्धि का स्तर जानने में। ठीक है, क्योंकि जहां सीखने के लिए मूल्यांकन बच्चों की प्रगति को दर्शाता है, सीखने के लिए मूल्यांकन ये बच्चों की प्रगति को दर्शाता है, वहीं सीखने का मूल्यांकन जो होता है बच्चों की उपलब्धि स्तर को प्रमाणित करता है। यदि छात्र कोई नवीन ज्ञान ग्रहण करने वाला होता है तो उस समय सीखने के लिए मूल्यांकन पद्धति उपयोग की जाती है, जबकि सीखने के मूल्यांकन का प्रयोग कब किया जाता है? शिक्षण के बाद किया जाता है। ध्यान दीजिएगा जितने पॉइंट हम आपको बताते चल रहे हैं। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि देखिए, मानकीकृत परीक्षण की आलोचना की जाती है। अब उन आलोचनाओं में से एक आलोचना यह है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? वही आलोचना की बात कही जा रही, वो आलोचना पूछी जा रही। उनकी भाषा को समझना मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं। वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। तो विकल्प यहाँ पे आपका बच रहा है डी, वही सही होगा। वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसीलिए पक्षपाती हैं। देखिए, पहली बात, मानकीकृत परीक्षण का तात्पर्य क्या होता है? मानकीकृत परीक्षण का तात्पर्य उस परीक्षण से होता है जिसका निर्माण पूरे अनुभव के विश्लेषण के अधीन किया जाता है। देखिए, यहाँ पे मुख्य रूप से ये मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए ये पक्षपाती हैं। कहने का मतलब व्यक्ति की योग्यताएं समय और अनुभव के साथ घटती बढ़ती रहती हैं, लेकिन जो मानकीकृत परीक्षण है उसे एक निश्चित समय पर मापकर स्थायी मूल्यांकन मान लेता है, जो कि इसकी सही बात नहीं है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि क्या कहता है? बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ठीक है, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। यहां पर हमारा ऑप्शन सही हो जाता है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ठीक है, बुद्धि की संरचना कुछ मौलिक कारकों से होती है। दो या दो से अधिक मूल कारक मिलकर के एक समूह का निर्माण करते हैं, जो व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र में वृद्धि को प्रदर्शित करता है। बुद्धि को मेनली 7 मौलिक कारकों में बांटा गया है। क्या क्या है? आंकिक योग्यता है, दूसरा है प्रत्यक्षीकरण की योग्यता, तीसरा है शाब्दिक योग्यता, चौथा है दैशिक योग्यता, पांचवा है शब्द प्रवाह, छठा है तर्कशील और सातवां स्मृति शक्ति। ये सातों बुद्धि परस्पर एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं और प्रत्येक के क्रियाशील होने के अपने अलग अलग ढंग होते हैं। बात समझ में आ रही है? अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, बच्चों में प्रतिभाशालिता फिल इन द ब्लैंक के कारण हो सकती है। किसके कारण हो सकती है? एक संसाधन समृद्ध वातावरण के कारण, या सफल माता पिता के कारण, या एक अनुशासित दिनचर्या के कारण, या आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतरक्रिया के कारण। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी। बच्चों में प्रतिभाशालिता आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतरक्रिया के कारण हो सकती है। मतलब वातावरण और आनुवंशिकता दोनों का प्रभाव पड़ता है। सामान्यतः क्या देखा जाता है कि जो अभिभावक प्रतिभाशाली होते हैं उनके बच्चे भी प्राय प्रतिभाशाली होते हैं, क्योंकि प्रतिभाशाली अभिभावकों द्वारा उपलब्ध अच्छे वातावरण में पले बड़े बच्चों में भी क्या होता है? प्रतिभाशालिता पाई जाती है। निम्नलिखित में कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं पूछा जा रहा है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना, नहीं पूछा जा रहा है। विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी। ये बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। तो ये सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है।
सतत और व्यापक मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव एवेल्युएशन, CCE, इसका अर्थ क्या होता है? छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली जिसमें छात्र के विकास के सभी पक्ष शामिल होते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? बोधात्मक होता है, मनोवैज्ञानिक होता है, भावात्मक कौशलों के विकास में सहायता करना, विचार प्रक्रिया पर जोर देना, ना कि याद करने पर मूल्यांकन को क्या करना? बढ़ावा देना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी की स्क्रीन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में हेल्थ सेट गो की संस्थापक प्रिया प्रकाश को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? पहली बात तो ये जानते रहिए, हेल्थ सेट गो के संस्थापक कौन है? प्रिया प्रकाश हैं। इन्हें किस अवार्ड से अभी सम्मानित किया गया? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सिस्को यूथ लीडरशिप अवार्ड। तो भारत के हेल्थ सेट गो की संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO प्रिया प्रकाश को वर्ष 2019 की ग्लोबल सिटीजन प्राइज सिस्को यूथ लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया और यह पुरस्कार उनके स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया गया है, ये जानते रहिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, इस पुरस्कार से 18 से 30 वर्ष के उस व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है जिसने विश्व की सबसे बड़ी चुनौतियों को हल करके दुनिया में एक सकारात्मक बदलाव किया हो। और इस पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 250,000 अमेरिकी डॉलर, 250,000 अमेरिकी डॉलर की राशि प्रदान की जाती है। यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जानिए, हेल्थ सेट गो संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स द्वारा समर्थित एक स्वास्थ्य सेवा संगठन है। क्या है हेल्थ सेट गो? संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स द्वारा समर्थित एक स्वास्थ्य सेवा संगठन है जो बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन में सुधार लाने के लिए कार्य करता है, ये जानते रहिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्वेश्चन है, हाल ही में SBI का नया MD किसे नियुक्त किया गया? SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक का नया मैनेजिंग डायरेक्टर प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है B श्रीनिवासलू शेट्टी। इनका पूरा नाम है चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी को SBI का नया MD नियुक्त किया गया है। SBI के अध्यक्ष कौन है, ये भी जानते रहिए। SBI के अध्यक्ष रजनीश कुमार है। SBI का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। इतनी चीजें आप जानते रहिए। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? भारत का सबसे प्रदूषित शहर, विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है झरिया, कोयले की वजह से। झारखंड का झरिया भारत का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है। और यहां पे देखिए, ये सबसे प्रदूषित शहर है, पहले नंबर का है। और झारखंड में कोयला भंडार और उद्योगों के लिए जाने जाने वाला धनबाद भारत का दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर बन गया है। और इस रिपोर्ट में दिल्ली को भारत का 10वां सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर बताया गया है। क्लियर है? और यहाँ पे एक पॉइंट और आपको याद रखना है, मिजोरम का लुंगलेई, मिजोरम राज्य का लुंगलेई देश का सबसे कम प्रदूषण वाला शहर बन गया। ठीक है, ये रिपोर्ट पूरे देश भर में 227 शहरों पर की गई थी। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आपको बता देते हैं, ग्रीन पीस इंडिया का मुख्यालय कहां पर है? बेंगलुरु में है। ग्रीन पीस इंडिया की स्थापना कब हुई है? 2001 में। इतने सारे पॉइंट आपको याद रखने। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे, हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट पत्रकारिता के लिए कौन सा रामनाथ गोयनका पुरस्कार प्रदान किया गया? रामनाथ गोयनका पुरस्कार कौन से नंबर वाला प्रदान किया गया इस बार? तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है 14वां, ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है 14वां। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में, कहाँ पर? नई दिल्ली में 14वां
रामनाथ गोयनका पुरस्कार प्रदान किया। ये रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये रामनाथ गोयनका पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में विशिष्ट पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। ये क्लियर है? और ये कब से दिया जा रहा है? 2006 से। क्लियर है? प्रति वर्ष ये दिया जा रहा है। ये पुरस्कार भारतीय समाचार पत्र के प्रकाशक और द इंडियन एक्सप्रेस और इंडियन एक्सप्रेस समूह के संस्थापक रामनाथ गोयनका के सम्मान में दिया जाता है। क्लियर है? क्वेश्चन है, हाल ही में एनपीसीआई ने सुरक्षित भुगतान के लिए कौन सी भुगतान प्रणाली लॉन्च की है? विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? आप लोग जल्दी से बताइए। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है वज्र प्लेटफॉर्म। एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे देखिए, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने वज्र प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। ये किस पर आधारित है? ब्लॉकचेन पर आधारित है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग जान लीजिए। एनपीसीआई के एमडी और सीईओ प्रेजेंट टाइम में कौन है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के एमडी और सीईओ अभी हैं दिलीप असबे। क्या नाम है इनका? दिलीप असबे। और एनपीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? एनपीसीआई का मुख्यालय आपका मुंबई में है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते कंप्लीट, जो कि सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट थे। और सबसे लास्ट में इम्पॉर्टेंट सेशन आपका स्टार्ट होता है यहाँ पर इस वीडियो में, जो कि है सुपर फास्ट रिवीजन। सुपर फास्ट रिवीजन की क्लास में हम लोग एकदम से सुपर फास्ट ट्रेन की तरह पूरे क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं और आप लोग फटाफट से जल्दी से पूरी एनर्जी के साथ कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करते हैं। तो चलिए स्टार्ट है। बहुत बढ़िया, ये सुपर फास्ट रिवीजन आपके लिए। स्टार्ट करते हैं। चलिए, प्लेग है ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, वेरी गुड, ऑप्शन सी, जीवाणु जनित बीमारी। नेक्स्ट है गैसीय अपशिष्ट। गैसीय अपशिष्ट विकल्प यहाँ पर डी सही हो जाता है, लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है डी, कायिक जनन के द्वारा वितरित। नेक्स्ट है जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, सहभोजी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल है? ऑप्शन डी सही हो जाता है खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? ऑप्शन सी सही हो जाता है संगमरमर, मार्बल। अगला है महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी सही हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है उपराष्ट्रपति, विकल्प ए सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? ऑप्शन बी सही हो जाता है जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं वे कहलाते हैं? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है प्रथम चरण के उपभोक्ता, यानी कि जो शाकाहारी होते हैं। अगला भारत में सिविल सर्विसेज का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है लॉर्ड कार्नवालिस, ऑप्शन बी सही हो जाता है लॉर्ड कार्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिरात उल अखबार किसके द्वारा स्थापित किया गया? मिरात उल अखबार, ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है राजा राममोहन राय। बहुत सारे ऑप्शन, मतलब बहुत सारे डिटेल मैंने इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताया है, तो उसे जरूर डिटेल वीडियो जरूर देखा करिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर हम आएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए लॉर्ड कार्नवालिस का मकबरा कहाँ पर स्थित है? लॉर्ड कार्नवालिस का मकबरा, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है गाजीपुर में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। हाल ही देखिए यहाँ पर 1665 में पुरंदर की संधि शिवाजी और किसके मध्य हुई? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी जयसिंह के मध्य। अगला है कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत, ऑप्शन ए सही हो जाता है 24 मार्च 1946 को।
अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रारंभ कहां से किया? ऑप्शन यहां पर हमारा सी सही हो जाता है, चंपारण। अगला है कल्हड़ के द्वारा रचित राज तरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन सी, कश्मीर के इतिहास के बारे में इससे जानकारी मिलती है। क्वेश्चन एक, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना की गई? ऑप्शन ए, सूरत में। नेक्स्ट, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? ऑप्शन डी, 22 दिसंबर को। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा तारा कहा जाता है? ऑप्शन ए, शुक्र ग्रह को। अगला हमारा क्वेश्चन है भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ कहलाता है? ऑप्शन बी, मैग्मा। नेक्स्ट है अधिकतम तापमान किन रेखाओं पर अंकित किए जाते हैं? अधिकतम तापमान किन रेखाओं पर अंकित किए जाते हैं? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, कर्क और मकर रेखाओं पर। ऑप्शन डी सही हो जाता है, कर्क और मकर रेखाओं पर। हमारा अगला क्वेश्चन है नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपानगर। ऑप्शन सी, अखबारी कागज उद्योग के लिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नगरों में से कौन भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, जमशेदपुर। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी नदी मुहाना है? सबसे बड़ा नदी मुहाना है ऑप्शन बी, गंगा नदी का मुहाना, जिसे हम कहते हैं सुंदरबन का डेल्टा। क्वेश्चन अगला है एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन बी, यांगटीसी-क्यांग है। ऑप्शन बी, अधिकांश मौसमी घटनाएं किस में संपन्न होती हैं, किस मंडल में? ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल में। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन बी, मीटेरियोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन बी, ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, मीटेरियोलॉजी। अगला क्वेश्चन है अधिकतम जैव विविधता किस जलवायु में पाई जाती है? अधिकतम जो जैव विविधता होती है किस जलवायु में पाई जाती है? ऑप्शन ए, विषुवतीय जलवायु में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान है? नहीं है, 3 है, ऑप्शन डी, सवाना। ये उष्ण घास का मैदान है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है? ऑप्शन सी, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था जब संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी? ऑप्शन बी सही हो जाता है, हैदराबाद। ये किस के तहत भारत संघ का हिस्सा बना था? किस ऑपरेशन के तहत? आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष में शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए? ऑप्शन सी सही हो जाता है, 1976, 1976। किसके तत्वाधान में भारत के राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। बी, उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? ऑप्शन बी सही हो जाता है, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? ऑप्शन डी, 1/10। हमारा अगला क्वेश्चन है राज्यसभा की सदस्य अवधि होती है? ऑप्शन सी, 6 वर्ष। नेक्स्ट, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर, ऑप्शन यहां पर हमारा डी सही हो जाता है, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार संसद में शामिल है? ऑप्शन सी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन हमारा है कौन सा हार्मोन वृषण के द्वारा स्रावित होता है? ऑप्शन ए, टेस्टोस्टेरोन। अगला है मनुष्य में कौन सा हार्मोन रुधिर दाब बढ़ाता है? ऑप्शन ए सही हो जाता है, वैसोप्रेसिन। अगला क्वेश्चन, राइबोसोम की संरचना होती है किससे मिलकर के बनी हुई होती है? आरएनए और प्रोटीन्स। ऑप्शन बी सही हो जाता है, आरएनए और प्रोटीन्स। ओजोन का निर्माण सर्वाधिक होता है? ऑप्शन सी सही हो जाता है, अंटार्कटिका पर। नेक्स्ट है हरे पौधे होते हैं? हरे पौधे, ऑप्शन ए सही हो जाता है, स्वपोषी। नेक्स्ट है कीट भक्षी पौधे, ये भी उत्पादक की ही कैटेगरी में आते हैं, ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज की क्लास हो जाती कंप्लीट। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके फीडबैक के द्वारा ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है, इवन इतना ज़्यादा ज़रूरी कि आपके फीडबैक के बिना हम एक स्टेप भी नहीं चल सकते। तो आपका फीडबैक आप ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में अपने वीडियो के नीचे दीजिएगा। तो
चलते हैं आज के सवाल की तरफ। क्वेश्चन ऑफ द डे, अधिकांश मौसमी घटनाएं किस मंडल में संपन्न होती है? समताप, क्षोभ मंडल, क्षोभ सीमा है, ये क्षोभ सीमा है, या फिर आयन मंडल? कौन सा विकल्प सही होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। और फ्रेंड्स बस एक काम करना है आपको, कम से कम 5 दोस्तों में अपने शेयर करना है वीडियो को, फेसबुक पेज पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, जहाँ भी आप जैसे भी जुड़े हुए हैं, बस इतना ही करना है आपको। और बाकी का इंपॉर्टेंट कंटेंट अवेलेबल करवाना मेरी जिम्मेदारी है और पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करवाएंगे। आपका अगर एक उद्देश्य है आपकी एक सीट पक्की करवाना, तो हमारा एक उद्देश्य है, हमारा तो हमेशा का यही उद्देश्य है कि जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी को जॉब मिले, सभी अपने लक्ष्य तक बढ़ सकें। उनके लक्ष्य की प्राप्ति अगर मेरे द्वारा होती तो इससे शुभ काम कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट जॉब पा चुके होते हैं, जब वो मैसेज करते कमेंट करते, तो ये मतलब आंतरिक जो एक सुख मिलता है वो बहुत अच्छा लगता है। और एक होता है ना कि वो बच्चा आपको आशीर्वाद ज़रूर देता है, मन ही मन आपके बढ़ने की कामना करता है, तो ये बहुत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। तो मिलते हैं फिर इसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। हमेशा हम कहते हैं पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ईमानदारी दिखाते रहिए। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऐसे नहीं कि बैठे रहिए बस दिन रात बैठे रहे आप मेहनत कर रहे हैं। ईमानदारी होनी चाहिए हर काम में, हर जगह पर आप ईमानदार बनिए, चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी, ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, आपका एक न्यू चैनल है मुनमुन ब्लॉग्स, जिसके लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, मुनमुन ब्लॉग्स। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर, जय हिंद।